एसोफेजियल परफोरेशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एसोफेजियल परफोरेशन, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त आएगा कि आप सबका पेपर पास होगा। ये देखो, अगर तुम सीधा पढ़ते रहोगे ना, आप पेपर थोड़ा निकल जाना है, यकीन करो। परेशान नहीं होना तुसी। ये सिर्फ मेहनत दे रंग ने। ये इंशाल्लाह जैसे बैठे हुए हो ना, अब आप लोग कहोगे कि सर सर जबी से हमारी गवाही ले लें, और मैं गवाही दूंगा अपने बच्चों की, देखो इन्होंने पढ़ा है, ये ऐसे पास नहीं हुए। लेकिन अब उसके ऊपर अब आप लोगों पे है कि हाँ जी जनाब, क्लास पे ही अगर छोड़ दे तो मिक्स में, और फिर कहो कि सर जी तुसी पढ़ाया सी हैं, और फिर मुझे कहो कि सर जी तुसी सही नहीं सी पढ़ाया, तो फिर बंदा गाला ही कटेगा उन्होंने। अच्छा जी, एसोफेजियल परफोरेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी एसोफेगस जो होती है वो रप्चर हो जाती है। अब इसके अंदर क्या है, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है एसोफेजियल परफोरेशन को, तो आपने कहना है कि कोई भी एट्रोजेनिक कॉज है। बच्चों, एट्रोजेनिक कॉज का मतलब क्या है? एट्रोजेनिक कॉज का मतलब ये होता है, जैसा कि कोई बंदा एंडोस्कोपी कराने गया, मैनू नहीं समझ आती किर्गिस्तान च जनाब, अगर किसी का मेदे च कोई मसला हो जाए ना, मतलब जस्ट इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल अगर किर्गिस्तान वालों को एंडोस्कोपी से इतनी मोहब्बत है ना, वो जनाब अगर उसके पास कोई बंदा चला गया ना कि मेरे दिल से दर्द हो रही है, कहना आ जाओ एंडोस्कोपी करिए। अगर कोई बंदा कह देता है कि हाँ जी जरा मुझे यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने उदो भी कहना एंडोस्कोपी करिए। मतलब आपने मैदे का बाद में बताना है, एंडोस्कोपी वो पहले करते हैं। मैंने जितने भी बंदे स्टूडेंट्स को देखा है ना, वो कहते हैं कि सर जी ये मुझे सारा मसला हो रहा है, मैं कहूँ उन्होंने थोड़ी एंडोस्कोपी करते नहीं है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे हुए कईयों ने करवा भी ली होगी एंडोस्कोपी, यहाँ पे कईयों ने करवाई होगी। कई ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने करवाई होगी। मतलब जाते हैं जनाब, चलो जी एंडोस्कोपी करा लो, वो फिर बंदा कहता है यार एंडोस्कोपी में क्या होगा, बंदे अन्य वहां एंडोस्कोपी करा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो जाते हैं एंडोस्कोपी, चलो भी सारा कुछ हो गया, ठीक है। आ लो देखो साइम दी भी हुई है। अब देखो तो आपने क्या कहना है, एट्रोजेनिक कॉज। बच्चों एट्रोजेनिक कॉज का यही होता है कि कोई मेडिकल प्रोसीजर जब आप कर रहे हो, ये मेडिकल प्रोसीजर ही एक तरह का है एंडोस्कोपी, ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ना। अब फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कोई जनाब एक तरह का प्रोसीजर कर रहा है, एंडोस्कोपी कर दो जनाब, वैसे ही राह बदलता बदलता एसोफेगस भी बाहर काट देवे। बाद में पता लगे कि हाँ जी जनाब परफोरेशन हुई हुई है। तो आपने क्या कहना है कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एक तरह का मेडिकली प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों। नंबर टू आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसा कि बच्चों कोई ना कोई ट्रॉमा भी तो हो सकता है ना, समझ आ रही है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहना है, एक तरह का ट्रॉमा ट्रॉमा हो सकता है। नंबर 3 जो आप लोगों ने बात अपने जेहन में रखनी है वो क्या है, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों के कुछ बच्चे हमारे पास आते होते हैं जिन्हों का ना, मतलब कि आप जब आप में से कौन कौन हाउस जॉब कर रहा है, इसमें से कोई है बच्चा जिसने हाउस जॉब कर ली है या कर रहा हो, कोई ऐसा बच्चा जो इधर हाउस जॉब करने वाले मौजूद हों, ऐसे कोई बच्चे जिन्होंने हाउस जॉब कर ली हो या करने वाले हों, शाबाश। अब देखो सनाउल्ला, कोई ना कोई एक बंदा ना आपके पास लाजमी ऐसा आया होगा जिसने क्या किया होगा, तेजाब पी लिया होगा, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट के साथ। वो बच्ची अगर आई होगी तो बच्ची थोड़ी सी, और जो अडल्ट आया होगा उसने जनाब तेजाब एक तरह का पीने की कोशिश में की होगी कि सुसाइड थॉट्स के साथ कोई आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे बंदे आते हैं जो तेजाब पी के आ जाते हैं, और जो तेजाब पी के आता है चीमा जी ना यार, चीमा जी ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मारदा नहीं वेख सकता, किदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। अच्छा, अब देखो कि जब कोई बंदा ये तेजाब वगैरह ऐसी चीज़ों का पीता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसोफेगस जो होती है वो मुकम्मल तौर पर परफोरेट हो सकती है, उसके बाद वो एक तरह की डैमेज हो सकती है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या कहना होता है कि एसोफेगस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई क्रोजिव इनटेक किया है तो, ठीक है बच्चों, तो ये आपका कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है, और कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से एसोफेगस रप्चर हो सकती है। आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल, और इसके फीचर्स क्या हैं, जब भी कभी भी हमारे पास ये पेशेंट आता है ना बच्चों, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का एसोफेगस रप्चर हो गई है। अब लाजमी नहीं कि वो तेजाब पी के ही आया हो सकता है वो मेडिकल प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि कई ऐसे बंदे होते हैं जिसके अंदर हम फिर क्या देख सकते हैं, डिस्फेजिया। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या देखेंगे, एक तरह का डिस्फेजिया देखेंगे, मतलब उससे खाना से इतना यार निगला ही नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे सवियर चेस्ट पेन होगी, उसको ऐसे लगेगा जैसे कि दिल की तकलीफ हो रही है,
कहते हैं एक तरह का दिल की तकलीफ हो रही है, इतनी सिवियर पेन होगी। नंबर 3, अब आप खुद सोचें बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर एसोफेगस परफोरेट हो गई है, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा है जिसके अंदर एसोफेगस परफोरेट हो गई है, तो सारे के सारे जो एसोफेगस के कंटेंट है वो बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? शाबाश, मुझे ये बताइएगा जी। एसोफेगस के जो कंटेंट होंगे वो बाहर जाएंगे। बच्चों जब ये एसोफेगस के कंटेंट बाहर जाएंगे तो इसकी वजह से ये जो खुराक के पार्टिकल हैं ये सेप्सिस नहीं करवा सकते? शाबाश, ये बताइएगा जी। सेप्सिस करवा सकते हैं ना? तो ये आपने कहना कि ये सेप्सिस भी हो सकता है। नंबर 4, आपने कहना है बंदा जो है सेप्सिस की वजह से शॉक के अंदर जा सकता है। नंबर 5, आपने कहना है अगर यही जो खुराक के पार्टिकल्स हैं और ये लोअर एसोफेगस रप्चर हुई है, नीचे वाली एसोफेगस अगर रप्चर हुई है, तो इधर से ये कहाँ जाएगी? पेरिटोनियम के साथ लगेगी। और अगर ये पेरिटोनियम के साथ लगी है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तरह का पेरिटोनाइटिस हो सकता है बच्चों। तो आपने कहना है कि ये सारे के सारे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। डिस्फेजिया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, सेप्सिस के अंदर जा सकता है, शॉक हो सकता है, उसके बाद पेरिटोनाइटिस हो सकती है बच्चों। क्यों? क्योंकि यार इसके अंदर सारे के सारे जो फूड के कंटेंट हैं वो एक तरह के बाहर जा रहे हैं, इस वजह से आप ये देखते हो। एक और चीज क्या होती है बच्चे? सर सेप्सिस कैसे? बच्चे मेरी बात सुनो। आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो खाना खाता है, एक बंदे ने खाना खाया है, वो जो खाने के अंदर इंसान के अपने माउथ के अंदर भी जर्म्स होते हैं, खाने के अंदर अलहदा जर्म्स होते हैं, ठीक है। अब वो मैदे के अंदर तो गया ही नहीं है। बात की समझ आई है? मैदे के अंदर उसके सारे के सारे बैक्टीरिया भी नहीं मरे। और यही जब आपके परफोरेट करके आपकी मेडिएस्टिनम के अंदर जाएगा सारे का सारा, उस वक्त क्या आपका एक तरह का सेप्सिस नहीं होगी? क्योंकि पैथोजन ही सारे के सारे उधर गए हुए हैं। सेप्सिस होगी कि नहीं होगी? आपने कहना तब आपकी सेप्सिस हो सकती है क्योंकि पैथोजन उधर हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये सारे के सारे पैथोजन जाएंगे जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकती है। और क्या हो सकता है इसके अलावा बच्चों? इसके अलावा आप ये देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो है एसोफेगस है ना, ठीक है, और ये लंग्स इधर है, ये लंग्स इधर है, जब ये रप्चर होगा तो यहाँ पे आपकी एयर और फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो जाएगा? और जब यहाँ पे सारे का सारा फ्लूइड और एयर इकट्ठा हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोथोरेक्स। क्या कहते हैं? एक तरह का हाइड्रोथोरेक्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों को, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक तरह का हाइड्रोथोरेक्स भी देखते होते हैं। क्लियर है? तो आपने कहना इसके अंदर हम हाइड्रोथोरेक्स देख सकते हैं, नीमोथोरेक्स देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने क्या कहना? एक तरह का हाइड्रोथोरेक्स देख सकते हैं, नीमोथोरेक्स देख सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही मजे की चीज वो पता क्या है? वो ये होती है कि जब भी कोई भी परफोरेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आता है ना, और जब हम उसके चेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना, हमें क्रैपिटेशंस फील होती हैं। क्रैपिटेशंस को मैं आसान आसान वर्ड्स में कैसे बताऊं? जैसा कि यार पानी की लहर नहीं होती, कोई चीज लग रही हो आपके हाथ के ऊपर, इस तरह, वो उसको हम कहते हैं क्रैपिटेशंस। आप इस तरह हाथ ला के फील करोगे ना तो आपको फील होगा कि कोई ना कोई चीज लग रही है, और इस सारी कंडीशंस को आप कहते हो तो कि ये क्रैपिटेशंस है। गलती समझ आई बच्चों की नहीं आई? तो आपने क्या कहना होता है कि एसोफेजियल रप्चर की वजह से क्या होगा कि आपकी जो मेडिएस्टिनम है वहां के अंदर सारे का सारा फ्लूइड, सारी की सारी खुराक वहां पे इकट्ठी होगी, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपने कहना है कि क्रैपिटेशंस होंगी। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि आपकी एक तरह की क्या होती है? एक तरह की क्रैपिटेशंस भी देखने को मिलती है। क्लियर है बच्चों? आपने ये बताना है कि क्रैपिटेशंस होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पता कैसे आता है? अच्छा, एक आपका क्वेश्चन इस तरह आता होता है कि आपके पास एक पेशेंट है, उसके अंदर बार बार वॉमिटिंग हो रही है, ये वॉमिटिंग के बाद भी होती है, सॉरी, आपकी एसोफेगस रप्चर पोस्ट इमेटिक मतलब वॉमिट के बाद भी होती है। क्योंकि आपको पता है वॉमिट के अंदर एसिड होते हैं, बार बार अगर एसिड हर किसी बंदे को आए जा रहा है, वो लग रहा है जनाब जोर से जनाब आपकी एसोफेगस के ऊपर, तो वो एसोफेगस रप्चर हो सकती है। एक क्वेश्चन ऐसे आता होता है कि आपके पास एक पेशेंट है जिसको बार बार वॉमिट हुई है, और वॉमिट होने के बाद जनाब उसकी एसोफेगस रप्चर होगी कंप्लीटली तौर पे, और उसके क्या हुआ कि उसके जनाब चेस्ट के ऊपर एक तरह की क्रैपिटेशंस हैं। उसका डायग्नोज क्या बनता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? बच्चों क्या बनेगा सिंड्रोम। डायग्नोज? क्या? बोरहेप सिंड्रोम सर। शाबाश, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता होता है आपकी बेसिक के अंदर भी और आपकी इधर भी। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि इस सिंड्रोम को हम क्या कहते होते हैं? एक तरह का बोरहैव सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो गया कि अगर क्रैपिटेशंस हैं और उसके बाद ब्लीडिंग भी थोड़ी बहुत आएगी, इसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है। इसके अंदर जनाब आप ये देखोगे कि आपकी जो मेडिएस्टिनम उसके अंदर जो है वो जनाब एयर्स वगैरह वहां पे ये जा चुकी है, और जब बंदा हाथ लगाएगा तो एक थरथराहट सी फील होगी। क्रैपिटेशन उसको आप कहते हैं बोरहैव सिंड्रोम। ठीक होगा, ये आपका आता होता है। अब देखिए आगे क्या बच्चों, परफोरेशन सारा कुछ तो हो गया, अब आपने मैनेजमेंट करनी है इसकी। ठीक है, क्या करना है? एक तरह का इसको मैनेज करना है। देखो बच्चों, जब भी मैनेजमेंट के लिहाज से आप क्वेश्चन पूछते होते हो तो इसके अंदर एक बात आप लोगों ने कहना है कि हम सबसे पहले, हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल एसोफेजियल रप्चर हो गई है,
यहाँ पे मेरा कोई ना कोई जिगरी होगा बैठा हुआ, 1 मिनट रुक रहे। चीमा जी, चीमा जी तोड़ तो नहीं गए? चीमा जी, चीमा जी जी माइक सर। तो। चीमा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की एसोफेगस रप्चर हो गई है, उन्होंने आप रोटी देंगे खाला, कोई खाने के लिए देंगे? चीमा जी मेरे लगता गूगल चैट जीपीटी से सर्च करना लाता ने। एनपीओ कर देंगे सर, आई थिंक सो। खुदा दिया बंदे, मैनू लग गया मतलब नहीं चैट जीपीटी सर्च करने लग पे हैं सर। सारी पेशेंट विद एसोफेजियल रप्चर, व्हाट आई डू। अच्छा, अब आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब पेशेंट को एनपीओ करेंगे, और अगर एनपीओ करता चीमा जी फिर बंदा मार गया भूखा, फिर उनका क्या करांगे? उनका की करोगे चीमा साहब अगर भूखा बंदा मर गया? जब मर गया तो तो कर दो। दफनावांगे सर जी, और कुछ। सर जी मरे बंदे को दफनावांगे सर जी, और की कर। हैं? सर जी मरे बंदे को दफनावांगे, और की कर। वो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਨ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, चले उस जॉब तू जाके शुरू करनी है। जो तू भी हालात करते ने अज ही मैं लगता है इतनी अज ही जनाबा दी हो जाए। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਐਸੋਫੇਗਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਪਚਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ अच्छा। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਾ ਖਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰਾਂ। असली चीज बंदे बची है, बंदा सैट ही रहता, कोई नहीं मसला, बंदा टाइम काट ले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो देखो यार, सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, एनपीओ करना है पेशेंट को, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स देने हैं, क्या करना है, एक तरह का आईवी फ्लूइड्स देने हैं आप लोगों ने, तो आपने कहना ले जी जनाब खाओ पियो जो मर्जी करो इस तरह। आईवी फ्लूइड्स देने हैं। हाँ, आईवी फ्लूइड्स देने हैं बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उसके अंदर जनाब आपने इसके अंदर और क्या देना, पेन किलर देनी, एनर्जेसिक्स, अपोइड्स दे सकते हो क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लगता है जैसे दिल की तकलीफ हो। नंबर 3, आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स इस वजह से देनी है भाईजान, उधर रप्चर हो गया, सेप्सिस का पेशेंट हो सकता है इस वजह से, ठीक है। नंबर 4, इसको आपने अभी ऑब्जर्व करना है, वो क्यों, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हैं रिसेसिटेशन करने के लिए। देखो बच्चों, अगर तो आपकी एसोफेगस मुकम्मल तौर पर एक तरह की उड़ चुकी है, उसका ट्रीटमेंट और है। अगर कुछ एसोफेगस का कुछ शय बची हुई है, उसका ट्रीटमेंट और है। चीमा जी इंदे च आप एनजी पास करांगे। एनजी एक चीज होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं डालते, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इसके अंदर नहीं डालते बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, वो ये है, वो ये कहते होते हैं कि आपके पास एक पेशेंट है जिसने जनाब क्रोजिव इनटेक किया है और उसके अंदर जो एनजी कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या होती है, एक तरह की नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है बच्चों, वो एक तरह की उसके अंदर क्या होती है, एक तरह की कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वो हम नहीं देते, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो हमने ये देखनी होती हैं। अब देखो एक बात अपने जहन के अंदर रखना है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों ना, हमने क्या देखना होता है कि अगर आपके पास ये पेशेंट आया जो कि रप्चर का है और इसका आपने ऑपरेट करना है, जैसा कि अब आप ये सोचते हो कि अगर इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिड गट इन्वॉल्व, मतलब कि मिड एसोफेगस इन्वॉल्व, अगर ये देखें ये एसोफेगस है और इसका एसोफेगस का ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व है, आपने पता करना क्या होता है, आपने ये करना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आपने ये वाला हिस्सा जो है वो कट कर देना है, ये वाला हिस्सा के एक तरह का कट कर देना है, ठीक हो गया। इस हिस्से को कट करके और जो रिमेनिंग का ये जो वाला हिस्सा था इसको आपस में जोड़ देना है। आपकी क्या होगी, शॉर्ट एसोफेगस, आपका स्टोमिक जो एसोफेगस छोटी हो जाएगी, ये आपने करना होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैंने ये बात की बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर अगर बंदा 4 से 6 घंटे के अंदर आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा कभी भी आपके पास इमरजेंसी के अंदर क्रोजिव इंटेक के साथ 4 से 6 घंटे के अंदर आ गया, तो आप क्या करोगे, आपने क्या कहना है, आपने कहना है भाईजान कि इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये हिस्सा कट करके साइड पे कर देंगे, ठीक है, और दोनों वालों हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे विद इन 4 आवर्स। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बंदा आता कुछ 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स, फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर ये हिस्सा आपका डैमेज हुआ है, यहाँ पे एक तरह का ये रप्चर हुआ है, ठीक है, अगर देखो बच्चों ये इस तरह है और ये रप्चर हो गया, तो इसका क्या करोगे,
देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हिस्सा कट किया, ये हिस्सा रह गया, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, एक तरह का ये वाला सीन, ओहो, ये वाला सीन, इसके अंदर आपने क्या करना होता है बच्चों, कि ये जो वाला हिस्सा है ना, इसको वैसे ही क्लोज कर देना है। चीमा जी, अगर इन हिस्से में आप क्लोज कर देंगे तो बंदा रोटी किमें खाएगा? अब देखो कि आपने क्या करना होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है वो जनाब आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। और जो अपर एसोफेगस वाला हिस्सा है, इसको आपने इस तरह करना है कि नेक के साथ इस तरह जोड़ देना होता है, कि इधर आपकी नेक के साथ जोड़ देना है। अब ये दरमियान का जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और इस पेशेंट को आपने अपने पास रखना है। बात की समझ आ गई बच्चों को, नहीं आई अभी तक? आपने क्या किया, जब ये क्रोजिव इनटेक ये सारे वाले बंदे आते हैं ना, तो इसको हम देखते होते हैं, सारा एक तरह का वेट करते हैं और सारी ये चीज़ें देखी जाती हैं। हमने क्या किया, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल पहला जो काम करते होते हैं वो ये है कि ये जनाब इसका ये हिस्सा अलहदा कर दिया, ये ऊपर वाला जो अपर एसोफेगस इसको नेक के साथ लगा दिया, और इसके अंदर डायरेक्ट फीडिंग ट्यूब डाल दी। क्या डाल दी? एक तरह की जिनोस्टमी या आपकी एक तरह की फीडिंग ट्यूब डाल दी। आपने मैदे के अंदर डालनी है। कभी कभी आपने देखा होगा कई मरीज जिन्हें मैदे जिसके पता क्या होता है बच्चों, उनके मैदे के अंदर डायरेक्ट खुराक दी जाती है, और बड़ी सी नाली के अंदर खुराक इस तरह पंप की जाती है। मुंह से वो खुराक नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि उनकी एसोफेगस खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनकी एसोफेगस खराब हो चुकी है। उनकी एसोफेगस हो सकता है कि वहां पे कैंसर हो, इस वजह से शरीर ना ले पा। कई ऐसा बंदा आपने देखा है बच्चों? कोई ऐसा बंदा आपने देखा हो जो जनाब एक तरह का खुराक ले नहीं पाता, सीधा मैदे के अंदर उसके देते हैं, और उसकी एसोफेगस का हो सकता है कि मतलब कि एक तरह का परफोरेट हो गई हो सकता है कि हाँ जी जनाब क्रोजिव इंटेक कर लिया हो सकता है कि कैंसर हो। कई ऐसी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर डायरेक्ट मैदे के अंदर हम खुराक देते होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब जो खुराक होगी वो कहाँ जाएगी, सीधा मैदे के अंदर हम देते हैं। अब देखें, ये जनाब आपका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, और फिर उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा होता है, मतलब कि कुछ देर जब गुजरती है, आपने एक चीज अपने जहन के अंदर रखनी है कि जैसे ही ये कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक तरह का आपस में जोड़ देते होते हैं, या इस तरह जोड़ देते हैं, या फिर क्या होता है कि अगर ये काम नहीं कर रही, पूरी की पूरी एसोफेगस ही उड़ गई है, अगर पूरी की पूरी एसोफेगस ही उड़ गई है, फिर क्या है, यहाँ पे फिर हम ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं? एक तरह की एक ट्यूब डालते हैं, और ये जना मैदा है, और ये एसोफेगस के साथ इस तरह ये ट्यूब लगी हुई है। तो ये था बच्चों एक तरह का, आपको पता होना चाहिए कि एसोफेगस रप्चर में से एक चीज और आती होती है। अगर कभी भी बच्चों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह है ना, कि एक बंदा है जो कि जनाब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका इस तरह पूछा जाए कि एक बंदा है जो अल्कोहल इंटेक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, अगर एग्जामिनर कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह पूछे, एक बंदा है जो अल्कोहल इंटेक करता है, और अब उस बंदे के अंदर क्या हो रहा है, उस बंदे के अंदर ये सीन हो रहा है कि उसको जनाब एक तरह की ब्लीडिंग हुई है, मेटामेसिस हुआ है उसको, लेकिन माइल्ड है थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है। साथ उसको वॉमिटिंग की एपिसोड है कई दफा से, उसका डायग्नोज क्या करोगे? मिलरी वेस्ट सिंड्रोम सर। बाश, वेरी गुड। देखो, तीन दो चीजें बोर हैव सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करनी है। एक तो इसके अंदर क्या होता है कि परफोरेशन नहीं होती। दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जनाब आप क्रेपिटेशन नहीं सुनते हो। तीसरे नंबर पे आपने क्या देखना है, इससे माइल्ड सी परफोरेशन होती है, इसके अंदर ब्लीडिंग माइल्ड सी होती है। चीमा जी समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही थी? मैं की दसदा पे बात जो सारी टॉपिक नहीं समझ आई अज तक ही पढ़ाया जे। हाँ जी, आपने कहना है इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक तरह का मिलरी वेस्ट सिंड्रोम कहते होते हैं। समझ आ गई बच्चों? ये बेसिक का क्वेश्चन है, ये आपका क्लिनिकल के अंदर भी आता है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है भाईजान। देखो, ओ मुंडे ने कह दी था कि हाँ जी सर जी एनआरई चाहिए, तो पीछे आ गया क्वेश्चन रिपीट कर दियो। ओके जी, सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे आता होता है जैसा कि फॉर एग्जांपल वो ये कह सकते हैं कि एक बंदा आपके पास आया, जिसकी जनाब जस्ट इमेजिन करें, उसकी जनाब एक तरह की अल्कोहल इंटेक करता है वो। अल्कोहल इंटेक करने के साथ साथ उसको एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है, जो कि रिकरेंट एपिसोड्स हैं, और रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग के बाद अब उसको हिमेटामेसिस होना शुरू हो गया है। क्या ब्लड के अंदर क्या आना शुरू हो गया, एक तरह का, सॉरी ब्लड के अंदर क्या, वॉमिट के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? आपने तीन चीजें देखनी है, अल्कोहलिक, वॉमिटिंग, और साथ ही मेटामेसिस है। तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल एसोफेगस की कोई डिजीज पूछी गई है, तो वो डिजीज हो सकती है मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। अगर फॉर एग्जांपल परफोरेशन हो गई है, कि रेपिटेशन हैं,
उसके बाद पेरिटोनाइटिस होने लगा है, न्यूमोमेडिएस्टिनम है, तो इसको आपने कहना है कि ये हो सकती है जनाब बोरहेव सिंड्रोम। ये दोनों सिंड्रोम बड़े इंपॉर्टेंट जे फिर ना मैंने क्या सारी तुझे दसिया नहीं सी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ जी ट्रीटमेंट क्या है, शाबाश, इसका ट्रीटमेंट क्या है मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम का। बच्चों जो ब्लीडिंग हो, शाबाश स्क्लेरोथेरेपी। अच्छा अरसल पहले उन्हें शराब छड़ाएंगे उन्हीं दिन बंदा मार जावे, किवें दी गल्लां कर रही हैं। भाई एसोफेजियल परफोरेशन वाला पेशेंट अल्कोहल पिएगा ही कहाँ, उसमें इतनी हिम्मत होगी। और आप अल्कोहल अल्कोहल तो आप एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हो, अल्कोहल के पीने से एक तरह की जो सेप्सिस है वो तो नहीं ना लेनी देनी। स्क्लेरोथेरेपी हम करते होते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का एंडोवस्कुलर मतलब के स्क्लेरोथेरेपी करते होते हैं, ये आपने कहना है। ओके अब देखो बच्चों, एक आपको अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल कि एक चीज होती है जिसके अंदर अब मैंने ये बताया कि मतलब एंडोवास्कुलर स्क्लेरोथेरेपी और ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों को पता चल गया। क्रोसिव इंटेक वाला जो पेशेंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्रोसिव इंटेक के साथ जो पेशेंट आता है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जब देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा आपके पास आया और उसके अंदर उसने क्या किया, एक तरह का तेजाब वगैरह पिया हुआ था, ये सारी कुछ चीजें हुई थी। सबसे पहले आपने क्या करना था, शाबाश, आपको पता है कि इसकी कितनी लेयर्स हैं आपके एसोफेगस की, 3 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलारिस लैमिना प्रोप्रिया, चौथे नंबर पे एडवेंटिशिया। ऐसे ही है, मेरी बात को आपने गौर करना है बच्चों। अगर तो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा इन्वॉल्व हुआ है, क्या एक तरह का म्यूकोजा इन्वॉल्व हुआ है, तो इस तरह के पेशेंट को हम कहते होते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न है। क्या एक तरह का फर्स्ट डिग्री बर्न है। ओ भाई कोई बंदा ये ना कहे सर जी ये कौन सा बर्न हो गया, ओ भाई ये भी बर्न के अंदर ही आता है, समझ आ गई है, ये भी बर्न के अंदर ही आता है। एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल ये सारे का सारा किया, क्रोजिव इंटेक किया है, तो केमिकल्स किसके अंदर है, बर्न के अंदर है कि नहीं है। तो आपने कहना अगर म्यूकोजा है तो फर्स्ट डिग्री बर्न है, कि एक तरह का फर्स्ट डिग्री बर्न है। अगर फॉर एग्जाम्पल सब म्यूकोजा और मस्कुलारिस इन्वॉल्व है तो आपने कहना ये सेकंड डिग्री बर्न है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये जनाब आपका एक तरह का चौथा जो हो गया वो क्या है, आपने कहना ये जनाब थर्ड डिग्री बर्न है, और इसकी 3 ही डिग्री बर्न है। अब मेरी बात तो थोड़ी सी गौर करनी है बच्चों। एक और क्वेश्चन आता होता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसको जनाब क्रोजिव इंटेक किया और उसके बाद जनाब उसके अंदर एक तरह का वहां पे सेल्स और उसके बाद सूडो मेम्ब्रेन पाई गई है, तो ये कौन सी डिग्री का बर्न है। आपने ये कहना है यहाँ पे जनाब आपका एडीमा होता है, सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, और ये सेकंड डिग्री बर्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई दफा एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि क्रोजिव इंटेक करने के साथ पेशेंट आपके पास आता है और आप कहते हैं असली तो कभी क्रोजिव इंटेक पूरी सर्जरी च नहीं पढ़िया, ठीक है, क्योंकि हम भी नहीं पहले पढ़ाते थे, सीधी जो बात है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी ये केमिकल ये सारा कुछ क्या काम करते होते हैं आपका, आपने ये कहना होता है बच्चों कि ये आपका सेकंड डिग्री बर्न करवा देते हैं। अगर सूडो मेम्ब्रेन मेंशन है तो कौन सा है, आपने कहना है सेकंड डिग्री बर्न है। शाबाश, क्लियर है बच्चों। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है। अगर फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न का पेशेंट है ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ रिससिटेट करना है, समझ आ रही है, आपने कुछ भी नहीं करना। क्या करना, एक तरह का कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ रिससिटेट करना होता है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। हाँ? क्या बात है, क्या बात है। बंदा कह रहा सर जी अकाउंट सेंड करिया जे मैं पैसे सेंड कर दा, मैं कहा जरूर बाप ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। मेरा अकाउंट उधर हैगा है कि उन कहते ने ग्रुपां च होना है। सर मैं अपने बाप से खुद लूंगा बेशक लाख का। बाप से खुद लूंगा, मैं अभी देता हूँ अपने बच्चे को, तुम टेंशन ना लो भाईजान, रुकना है, ये अभी ना आ प्यो पोत दी गल शुरू हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा यार। मैंने किधर किधर शेयर किया हुआ था, 1 मिनट यार। हाँ हाँ वो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ मैं 1 मिनट रुक।
रजा। अच्छा जी, अब देखो कि फॉर एग्जांपल अहमद मैंने सेंड कर दिया। अच्छा जी, अब देखें, दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। ओके ओके ओके, बस अब मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि एक तरह का, अगर आपके पास एक बंदा आया जिसके अंदर आपने ये देखा कि उसने ना इनटेक किया हुआ है, और उसने क्या किया, तेजाब पी लिया है, और तेजाब उसने पिया है और है वो बच्चा या कोई भी बड़ा है, और उसके अंदर सिर्फ म्यूकोजा डैमेज हुआ है, तो ये कौन सी डिग्री का बर्न है? फर्स्ट डिग्री बर्न है। आगे समझ। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि एक बंदा आपके पास आता है, उस बंदे के अंदर म्यूकोजा और मस्कुलारिस डैमेज है, साथ उसके सूडो मेम्ब्रेन बन गई है, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो ये क्या है? आपने कहना ये सेकंड डिग्री बर्न है। अगर कोई कह दे कि एडवेंटिशिया या मस्कुलारिस भी इन्वॉल्व हो गया है, सॉरी एडवेंटिशिया इन्वॉल्व होगा, चौथी लेयर इन्वॉल्व हो गई है, तो इसको क्या कहते हैं? आपने कहना ये थर्ड डिग्री बर्न है। ये कौन सा डिग्री का बर्न है? थर्ड डिग्री बर्न है। अब मेरी बात को सुनिएगा, फर्स्ट और सेकंड डिग्री के अंदर बंदा जो होता है ना, ये इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करता है। मतलब कि हम वैसे मैनेज करते हैं, चलो आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं पेशेंट्स को, उसके बाद एनपीओ पे रखते हैं पेशेंट्स को, उसके बाद हम वेट करते हैं। और एक बात आपने कहनी है कि जो फोर्थ डिग्री होता है उसके लिए हम सर्जरी करते होते हैं, थर्ड डिग्री उसके लिए हम क्या करते हैं? एक तरह की सर्जरी करते हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कभी भी ये, आप ना जब राउंड करोगे ना, राउंड के अंदर ये आपका सर्जन क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ जी जनाब, कब आपकी एंडोस्कोपी हम नहीं करते अगर क्रोजिव इनटेक वाला पेशेंट है? आपने कहना आफ्टर 7 डेज। 7 दिन के बाद अगर बंदा कोई आपके पास है ना, तो 7 दिन के बाद उसके अंदर एंडोस्कोपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि तब तक आपका मुकम्मल तौर पर अल्कोहल क्रोजिव इनटेक की वजह से, तेजाब की वजह से वहां पे एक तो स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाता है वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर। इस वजह से अगर वहां पे करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, सोल्यूशन नहीं होगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शाबाश बच्चों, ठीक है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को सारी की सारी बात बताई है कि क्यों नहीं करनी, तो आपने कहना होता है कि बेसिकली इसके अंदर आपका इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि 7 दिन के बाद आपने कहना होता है कि आपकी जो एंडोस्कोपी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं करनी। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये भी नहीं करनी। समझ आ रही है? एनजी जो है वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एंडोस्कोपी भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एनजी तो वैसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जब क्रोजिव इंटेक का पेशेंट आता है। अब इसका अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट हमारे पास आ जाता है जिसने तेजाब पिया हो, उसका जो सबसे बड़ा जो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है बच्चों? इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है? एक तरह का कैंसर हो सकता है। ये इसके एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए। शाबाश, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। एनीवन जी बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ पढ़ाता नहीं हूँ, एमसीक्यूज डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग ये तो नहीं ना कहोगे कि हाँ जी सर जी देखो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ना एमसीक्यूज के अंदर मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बातें बताता हूँ बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों का अपना है ना, अब तो आप लोगों का अपना टेस्ट है एक तरह का। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे एमसीक्यूज हैं, ये देखें। अगर हम यहाँ आते हैं तो, हाँ बच्चे, यहाँ पे देखो कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल के अगर देख ये देखो, अ 35-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हेमाटोमेसिस। दोनों चीजें हो गई। प्रायर टू दिस ही हैज हैड 3 episodes ऑफ वॉमिटिंग। उसने क्या किया? 3 episodes ऑफ वॉमिटिंग हुई है। ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, पल्स उसकी नॉर्मल है, जॉन्डिस उसको नहीं है, लंग्स उसके क्लियर है, एब्डोमेन उसका ठीक है। देयर इज नो हिपैटोमेगाली, एंडोस्कोपी शोज लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल टीयर ऑन गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। Which of following factor is most directly related to the pathogenesis of this patient's current condition? सबसे पहले आपने पता क्या कहना होता है? आपने कहना कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? आपको पता है ये मिलरी वेस्ट सिंड्रोम का पेशेंट है। और मिलरी वेस्ट सिंड्रोम का क्या होता है इसके अंदर? आपने ये कहना होता है बच्चों कि मिलरी वेस्ट सिंड्रोम वाले बंदे के अंदर हम क्या देखेंगे? शाबाश, वेरी गुड।
उसामा वेरी गुड, मेहदी वेरी गुड, राना तहसीन वेरी गुड, अरमीन शाबाश बच्चों, मिनाहिल असलीम फैजान शाबाश। आ जाओ आगे। आगे क्या है अब देखें, ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ हुआ है। ये देखें, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा है मेडिसिन के लिहाज से। ये क्वेश्चन है देखें, फॉर एग्जाम्पल ये क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस डायरेक्टली रिस्पॉन्स ऑफ काजिंग दिस पेशेंट्स म्यूकोजल टीयर विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग एसिड बेस डिस्टर्बेंस। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर हम कौन सा एसिड बेस डिस्टर्बेंस देखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके अंदर क्या होता है देखें, ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसको पढ़ो आप लोग। A 34-year-old man with a upper gastrointestinal bleeding is brought to the local emergency department by ambulance. Ambulance की वजह से आया, उसको bleeding हो रही है। He was found in front of the grocery store after customers called emergency medical services. वो लेटा हुआ था, मतलब कि अभी तक इतना ही है। यहाँ तक 2 लाइन 3 लाइनें होने लगी। उसको ये कहना है कि बंदा सी वो जनाब लेटिया होया सी, तो उन्होंने किसी ने चक के उन्होंने जनाब हॉस्पिटल लेके आ गया। The patient is unable to provide any information but his medical record shows a history of alcohol use disorder. मतलब आपने कहना है कि वो बंदा पीता है, उसके बाद के आफ्टर अंडर गोइंग इमरजेंसी इवैल्यूएशन अप्रोप्रिएट रिससिटेशन हिज कंडीशन स्टेबलाइज, बाद में वो ठीक हो गया। गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड इनिशियली कंटेन्ड ब्लड बट क्लियरली क्विकली। उसके बाद क्या है कि उसने गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड इनिशियली कंटेन्ड ब्लड बट क्लियर्ड क्विकली। मतलब क्या है कि जब गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या है, ओ भाई जो मैदा साफ किया उन्होंने, उनके क्या है, खून आया तो साफ हो गया, वो कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अल्कोहलिक है और क्या हुआ, हिमेटोमेसिस होगी। दूसरी बात यही हुई ना कि ब्लड उधर है, अल्कोहलिक है और क्या एक तरह का उसको एक तरह का ब्लड के ड्रॉप्स उधर मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पे द अपर एंडोस्कोपी शोज अ लीनियर म्यूकोजल टीयर एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। तो मैंने क्या कहा था, इसके अंदर थोड़ा सा टीयर होता है, ज्यादा टीयर नहीं होता, पूरी रप्चर नहीं होती। द प्रोसेस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव दिस पेशेंट म्यूकोजल टीयर विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस। अब ये क्या भाई, वो अब कोई बंदा सोचेगा सर जी ने पूछा क्वेश्चन है, बकवास सवाल है, पता नहीं की जवाब इंदा दिए। यही तो आप लोग ऐसे सवाल जब फेस करोगे तो तब भी इधर हम पढ़ेंगे, तो ऐसे सवाल जब वहां फेस करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है क्या, उसका बात करने का मतलब ये है सारे का सारा बच्चों, कि आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, और उस बंदे के अंदर क्या हो रहा है कि उसने जनाब एक तरह का उसको पकड़ के लाए और उसकी ना अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि हाँ जी जनाब, अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री के साथ साथ इस पेशेंट के अंदर वो क्या देखते हैं, इस पेशेंट के अंदर ये कहते हैं कि वो अब स्टेबल हो चुका है। गैस्ट्रिक लवाज उसका किया, ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज किया उसका। गैस्ट्रिक लवाज करने के बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये कि एक तरह का ये स्टेबल हो चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरह का इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखोगे, उसके अंदर ब्लड भी है, क्या देखोगे। शाबाश बच्चों मेरी बात सुनो, वेरी गुड शाबाश ग्राम पॉजिटिव, वेरी गुड तहरीम बच्चे शाबाश। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ए नहीं है। उसकी रीजन क्या है, देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। आपके पास ये पेशेंट आया है जो कि इसको मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम का पेशेंट हम कहते हैं, अल्कोहल इंटेक का पेशेंट है। अगर ये गिरा हुआ पेशेंट आता और इसने ओपीएम यूज की होती ना बच्चों, अपोइड इंटेक किया होता, तब हम इसको कहते हैं कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस का पेशेंट है, क्योंकि इसका रिस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक हो चुका है। समझ आ रही है, लेकिन रिस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक हो चुका अगर हम उधर जाते। अब यहाँ पे क्या है, इस पेशेंट को क्या हुआ, एक तरह का मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम का पेशेंट है जिसके अंदर अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है, म्यूकोजल टीयर की हिस्ट्री है 2, तीसरे नंबर पे ब्लड की हिस्ट्री है। 3 चीजें हैं जो कि किसको शो करती हैं कि आपका मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम का पेशेंट है। मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, हम वॉमिटिंग देखते हैं। वॉमिटिंग हुई, उसका एसिड सारा बाहर जा रहा है। जब एसिड सारे का सारा बाहर जा रहा है, उसके मैदे के अंदर अब एसिड तो नहीं ना, अब ब्लड के अंदर एसिड काम नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को जब आपका सारे का सारा एसिड बाहर चला गया, आपके ब्लड के अंदर क्या हो गया, अल्कालोसिस हो गया। और इस कंडीशन को कौन सा अल्कालोसिस कहते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कहते होते हैं। तो ये बच्चों सारे का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों का